गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम तीनों का कॉमन पढ़ेंगे, पायरोल का, फ्यूरान का एंड थायोफिन का। तो जैसा कि जनरली हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि 3 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे जनरेट होता है, हम रिएजेंट लेते हैं, उसमें से क्या निकलता है, एक हमारे पास निकलता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा निकलता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रिएजेंट का ब्रेक डाउन होता है और हमें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मिल जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कि इसमें अब जैसा कि हमारा एग्जाम्पल दे रखा है हमने पायरोल का, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये मतलब इस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यानी कि इसमें जो टोटल जो 4 कार्बन हैं उनमें से 2 एक टाइप के हैं, 2 एक टाइप के हैं। तो आपका अटैक सेकंड कार्बन पे भी हो सकता है, थर्ड कार्बन पे भी हो सकता है। तो इसमें से क्या हमने अभी एट प्रेजेंट अटैक दिखा रखा है सेकंड कार्बन पे, तो थर्ड का भी हम देखेंगे बाद में। तो पहले सेकंड पे देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जब सेकंड कार्बन पे अटैक होता है तो ये सेकंड स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये होता है हमारा स्लो स्टेप, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही सेकंड कार्बन में अटैक हुआ तो थर्ड पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और इसमें होगा फिर रेजोनेंस, और फिर ये हमारा उसके बाद फिर से हमारा फिफ्थ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके बाद फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 3 हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन जाएंगे। जो हमारा जैसा कि हमने काइनेटिक्स में पढ़ रखा है कि जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और थर्ड स्टेप होता है उसके बाद हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो जो हमने प्रोटॉन लॉस्ट होके फिर वापस जो पायरोल की जो एरोमेटिसिटी वापस ये गेन कर लेता है। ठीक है, तो जो अगर ये तो हुआ हमारा कि टोटल ऑल 3 स्टेप्स जो कि तीनों में कॉमन रहेंगे हमारे पायरोल में भी, फ्यूरान में भी एंड थायोफिन में भी। सिर्फ हेटेरोएटम चेंज हो जाएगा, बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। तो इसमें देखते हैं कि अगर हमारा अटैक होता है थर्ड कार्बन पे तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि जब सेकंड कार्बन में अटैक हो रहा है तो उस टाइम पे हमारे पास 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्रेफरेबल अटैक होता है हमारा सेकंड कार्बन पे। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, उतना ही बेटर आपकी यील्ड आएगी और उतना ही रिएक्शन उस पोजिशन पर प्रेफर होगी मतलब। तो थर्ड कार्बन पे आपकी रिएक्शन तभी होगी जब सेकंड कार्बन पे ऑलरेडी कुछ लगा हुआ होगा, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट उस पर ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें क्या, जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पे आता है सेकंड पोजीशन पे, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो इजीली फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अटैक प्रेफरेंशली कहाँ पर होगा, हमारे सेकंड कार्बन पे होगा। ठीक है, ये तीनों के लिए ट्रू है, हमारे पायरोल के लिए भी, फ्यूरान के लिए भी एंड थायोफिन के लिए भी। ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म था तीनों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब बात करते हैं इनके कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रेट्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें आपस में इनका रेट क्या होता है रिएक्शन का, यानी कि कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है, किस में रिएक्शन इजीली हो जाएगी। और उनका कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन में क्या है, हमारी एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। लास्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ किससे पड़ेगा, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले स्टेप से, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा कि किसके साथ रिएक्शन फास्ट हो रही है, किसके साथ रिएक्शन स्लो हो रही है, क्योंकि जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसमें खाली सेकंड स्टेप का कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड तो तीनों में कॉमन है। तो इसमें देख लेते हैं, जब हमारा तीनों से हमने क्या कर रखा है कि तीनों से हमने बना रखे हैं हमारे जो कार्बोकेटाइन बनेंगे वो सारे उन सब के स्ट्रक्चर बना रखे हैं हमने। पायरोल के साथ अटैक दिखा रखा है, फ्यूरान पे दिखा रखा है एंड थायोफिन पे दिखा रखा है। तो इनमें ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उनमें क्या है कि पहले जो ए बी बी ई एन जी एच स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन सब में क्या है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर सी, एफ और आई में हमारा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या है कि जो हमारा जो ये 3 स्ट्रक्चर हैं हमारे सी, एफ एंड आई, इन तीनों में इन हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है।
तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो जैसे कि इन तीनों में से जो हमारे पायरोल के स्ट्रक्चर हैं ए बी एंड सी, तो जो हमारा स्ट्रक्चर सी होगा इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। उसके बाद डी एफ एन डी ई एफ में से एफ स्ट्रक्चर एफ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा और आई स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन जी एच एन आई में से सबसे ज़्यादा होगा। तो ये था क्योंकि इन तीनों में क्या है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है इन तीनों में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होंगे। अब कंपैरिजन ही करना है तो हम इन तीनों का कर लेते हैं पहले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हमारा हेटेरो एटम अलग अलग है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन करें, पायरोल का एंड फ्यूरान का, तो उन दोनों में क्या मिलता है हमें कि हमारा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो पायरोल ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारे फ्यूरान से। अब कंपैरिजन देखते हैं हम किसका, हम ऑक्सीजन एंड सल्फर का। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है तो कम स्टेबल यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और फैक्टर है। तो इनमें क्या होता है कि कार्बन का हमें पता है कि 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्ड फॉर्म करने में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल होता है, लेकिन सल्फर के केस में क्या आ जाता है, सल्फर के केस में होता है 3p ऑर्बिटल। जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन के 2p ऑर्बिटल में और सल्फर के 3p ऑर्बिटल में जो साइज़ मिसमैच होता है उसकी वजह से अफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जो क्योंकि 3p का साइज़ बड़ा होगा, 2p का साइज़ छोटा होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ओवरलैपिंग रहेगी वो अफेक्टिव नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फ्यूरान ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू थायोफीन, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में जो कार्बन और हमारे सल्फ़र के बीच में जो ये डबल बॉन्ड बनी हुई है, इसमें क्या होगा, ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इनमें क्या है कि हमारा साइज का मिसमैच हो रहा है ऑर्बिटल्स के बीच में। जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो गया, हमारा पायरोल, उसके बाद फ्यूरान और उसके बाद थायोफीन। तो रीज़न आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इनका कंपैरिजन देखते हैं हम किसके साथ, हम कंपैरिजन करेंगे इनका बेंजीन के साथ। जब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो बेंजीन में क्या होता है कि कोई भी हेटेरो एटम नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल पूरी रिंग पे डीलोकलाइज होता है, और उसमें से एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जिसके अंदर उसका कि मतलब ऑक्टेट हर एक एटम का कंप्लीट हो। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं बेंजीन के केस में, वो कम स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, क्योंकि इनमें एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। जिसकी वजह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर कौन सा हो गया, हमारा पायरोल, उसके बाद फिर फ्यूरान, फिर थायोफीन, और सबसे कम रिएक्टिव क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन। तो ये रीज़न रहेंगे। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चन आता भी एग्ज़ाम में तो उस टाइम पे आपको मतलब सेकंड पोजीशन पे अटैक दिखाना पड़ेगा पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन में। उसके बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, जिसकी वजह से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होगा। उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो हमारा इन तीनों में से जो इनके स्ट्रक्चर बनते हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों हैं और ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग क्यों हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके बाद फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, और पॉजिटिव चार्ज कौन से एटम है उसके बेस पे। और सल्फ़र के केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्बिटल का साइज़ मिसमैच होता है, जिसकी वजह से ये इतनी अफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, और हमारा फ्यूरान ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है किससे, हमारे थायोफीन से, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरिडीन। तो ये अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स कर रहे थे, अब हम करेंगे 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स। इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा पेरिडीन। पेरिडीन क्या होता है कि ये बिल्कुल सिमिलर होता है आपके बेंजीन से, सिर्फ एक कार्बन की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन आ जाता है। इसको हम एजाइन भी बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H5N।
ये हमारे 6 मेंबर के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और ये लाइट ऑयल फ्रैक्शन में मिलते हैं कोल तार के और बोन ऑयल में, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है कि 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके रहते हैं और इसको रेजोनेंस हाइब्रिड इसका दिखा सकते हैं हम इस वाली फॉर्म में। इसके अलावा इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर और भी होते हैं, लेकिन 2 जो न्यूट्रल होते हैं जो बेंजीन के सिमिलर होते हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये होगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर हम निकालते कैसे हैं, यानी कि हमें कैसे पता चला कि हमारे बेंजीन पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये है। तो उस पर हम आने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने से पहले पता करना होता है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यानी कि उसमें कौन से एलिमेंट हैं और क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एलिमेंट किससे पता चलते हैं, हमारे CHN एनालिसिस से, यानी कि हम टेस्ट करते हैं कि इसमें कार्बन है नहीं, हाइड्रोजन है या नहीं, नाइट्रोजन है या नहीं। तो उससे हमें ये मिला कि जो उस पर जब हमने इसके कंपाउंड के साथ टेस्ट किए तो उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है। और उसका मॉलिक्यूलर वेट से हमने उसका जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला तो वो निकल के आया C5H5N, यानी कि उसमें 5 कार्बन हैं, 5 हाइड्रोजन हैं और हमारा 1 नाइट्रोजन है। जैसा कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्लियर है कि ये हमारा कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इतनी कम है। तो उसके बाद फिर सबसे पहले हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी नाइट्रोजन का नेचर क्या है, यानी कि नाइट्रोजन आपकी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले और वो उसमें मतलब नाइट्रोजन आपका के लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे होंगे वो फ्री भी हैं या नहीं हैं, या फिर वो किसी रिंग में इन्वॉल्व हैं एरोमेटिक कैरेक्टर में या फिर किस में, तो उनकी स्टडी करते हैं हम सबसे पहले। तो पहला क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन है वो बेसिक है नेचर में और ये एसिड के साथ सोल्ट बना लेती हैं। तो मतलब एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन है वो क्या बनाती है, हमारा इसके एसिड के साथ सोल्ट बना लेते हैं, यानी कि पेरिडीन को जब हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलेगा पेरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड हम देखते हैं उसमें क्या होता है कि ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती HNO2 के साथ, और ना ही ये एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। तो जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन होती हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं एंड हमारे एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन देती हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि जो हमारी नाइट्रोजन है वो ना तो प्राइमरी अमीन है ना ही वो सेकेंडरी अमीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये रिएक्ट करती है किसके साथ, इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ मिथाइल आयोडाइड, यानी कि अगर हमारी टर्शरी अमीन ही हमारे पास उसके साथ रिएक्ट करती है जो इक्विमोलर अमाउंट के साथ, अगर सेकेंडरी होती तो 2 मोल के साथ करती, प्राइमरी होती तो 3 के साथ करती, ठीक है। तो मतलब इससे यानी कि उनके केस में प्राइमरी और सेकेंडरी केस में जो हमारा मिथाइल आयोडाइड का अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी। तो यहाँ पे फिर क्या फॉर्म करती है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एन मिथाइल पेरिडीनियम आयोडाइड का। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या बता रही हैं कि जो हमारी पेरिडीन है वो मोनो एसिडिक टर्शरी बेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि जो पेरिडीन के जो 3 जो वैलेंसी है उन तीनों को कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारे नाइट्रोजन पे डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। तो ये तो हमारा नाइट्रोजन का केस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन स्केलेटन की, यानी कि जो उसमें बाकी जो कार्बन प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, तो जो ये हमारा पिरिडीन होता है वो बेंजीन के सिमिलर होता है, तो ये देखते हैं कि उसके सिमिलर ये रिएक्शन देता भी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ये बेंजीन की तरह अंडरगो करता है। तो इसमें रिएक्शन कौन सी हैं हमारी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, ये तीनों रिएक्शन हमारा पिरिडीन देता है, और जो कि हमारा सिमिलर है किसके, हमारे बेंजीन के। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बेंजीन से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डबल बॉन्ड की रिएक्शन देगा या हमारी डाइन्स की रिएक्शन देगा, लेकिन वो ये रिएक्शन ना देके हमारे पास क्या देता है, वो
एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सिमिलरली हमारा पिरिडीन में भी क्या मिला, ये भी हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। और जो हमारी डबल बॉन्ड की रिएक्शन होते हैं यानी कि डाइन्स की जो रिएक्शन होती हैं, एडिशन रिएक्शन हेलोजन के साथ, हेलोजन एसिड के साथ, वो ये नहीं देता। और ना ही हमारी एल्कीन्स की तरह ये बेयर्स रिएजेंट को डीकलराइज करता है। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है हमारा, कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। और इसके साथ भी ये इसको डीकलराइज नहीं करता, यानी कि जो इसमें डबल बॉन्ड है वो फ्री नहीं है, वो हमारे एरोमेटिक जो नेचर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो जो इसका अमीनो डेरिवेटिव होता है पिरिडीन का, उसको डाई एजोटाइज किया जा सकता है और उसको फिनॉल के साथ कपल भी किया जा सकता है, जैसा कि हम एनिलीन के साथ रिएक्शन होती है जो। और जो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होते हैं पिरिडीन के, वो फिनॉल्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो इससे एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे पिरिडीन का, वो बेंजीन के एकदम सिमिलर है। तो इन्हीं सब रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए कॉर्नर ने, जो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फॉर्मूला दिया कि हमारा जो पिरिडीन है उसमें क्या होता है कि जो एक बेंजीन की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे उसमें, और एक CH की जगह पे रिप्लेस कर देगा उसको हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये और इस स्ट्रक्चर को कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो सपोर्ट भी करती थी। यानी कि जब हम पिरिडीन को लेते हैं और उसका कैटालिटिक हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें पिप्रिडीन मिलता है। पिप्रिडीन क्या होता है हमारा, इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इससे कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा एटम्स प्रेजेंट है वो एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है। और उसका दूसरा चीज़ ये रहती है कि जो इसमें रहते हैं हमारे, इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं हम किसके साथ, पेंटामिथाइलिन डाइअमीन के साथ। तो जब हम पेंटामिथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, उसको हीट करते हैं, तो पहले तो हमें मिलता है पिप्रिडीन। उसको फर्दर अगर हम ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 573 केल्विन पे, या फिर हम उसको पैलेडियम चारकोल के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिल जाएगी पिरिडीन। तो इसकी वजह से इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो पिरिडीन होती हैं उसमें क्या होते हैं, एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती हैं। और पिरिडीन हमारा 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाता है, यानी कि अल्फ़ा पोजीशन पे, यानी कि पोजीशन नंबर 2, 3 एंड 4, इन तीनों पे हमारा मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 3 डेरिवेटिव हमें मिलते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, जिसको हम 2, 3 एंड 4 डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के साथ होता है, उसमें भी हमें क्या मिलता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा होती है। वैसे ही यहाँ पे भी अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 टाइप के। और बेंजीन में क्या रहेगा, अगर एक बेंजीन के रिंग के ऊपर ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी कि ये हमारी बेंजीन है, यहाँ पे और लग गया फॉर एग्जांपल X, तो अब ये पोजीशन होगी ऑर्थो, ये होगी मेटा और ये होगी पैरा। सिमिलरली पिरिडीन में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको नंबर 1 पोजीशन मिल गई, उसके बाद फिर आपकी 2 पोजीशन ऑर्थो होंगी, 2 मेटा होगी और एक पैरा होगी। यहाँ पे भी आपको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी स्ट्रक्चर में, जो कुछ ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि हमारा ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी क्यों है। जब किसी इसको हम ट्रीट करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो ये स्टेबल कैसे रहता है, और ये इतना आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दे देता है। तो वो एक्सप्लेन किया मॉडर्न स्ट्रक्चर ने, यानी कि रेजोनेंस ने। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है अराउंड 125.5 किलो जूल पर मोल। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पुल करेगा, क्योंकि कार्बन से तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा नाइट्रोजन। तो जो डबल बॉन्ड होएगी वो किस पे जा सकती है, नाइट्रोजन पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, हमारे कार्बन पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे डीलोकलाइज हो सकता है, तो आपका स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 ऐसे बनते हैं। और जो फर्स्ट एंड फिफ्थ में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस आपकी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे कार्बन से, तो उस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। और इसकी वजह से कि जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर नंबर हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, इनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में काफ़ी मतलब सही अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी हाई रहता है, जो कि निकल के आता है 2.26 डिबाई, यानी कि हमारा नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज और बाकी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है।
ठीक है। तो ये थी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। तो नाइट्रोजन हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचता है। कार्बन हमारा एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका क्या रहेगा 1s2 2s2 एंड 2p2। इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन s से एक्साइट होके चला जाएगा p में, और यहाँ पे भी क्या होगी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक बचेगा हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो जो कार्बन वो 3 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि इन कार्बन को देखें, यानी कि इसको देखते हैं, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड तो बना रहे हैं हमारे बाकी कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ये हाइड्रोजन के साथ। तो जो हमारे नीचे वाले हैं कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये क्या करते हैं, एक एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, एक एक नाइट्रोजन के साथ और एक एक हमारी हाइड्रोजन के साथ। अब बच जाती सिर्फ हाइड्रोजन, उस पर क्या होता है कि वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं 2 कार्बन के साथ और एक बचता है उसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि शो कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब बच गया सबके पास एक एक p ऑर्बिटल, जो कि परपेंडिकुलर होता है हमारे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाए हैं हमने, जिसमें एंगल क्या रहेगा 120 डिग्री। तो जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ओवरलैप होगा उनके बीच में और हमारा फॉर्मेशन क्या होगा हमारी पाई बॉन्ड्स का, जिसकी वजह से क्या होगा डीलोकलाइजेशन होगा पूरे रिंग में हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि जो हमारी पाई बॉन्ड बनती है वो कैसे बनती है, हाफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो रिंग के ऊपर रहेगा, हाफ हमारा रिंग के नीचे रहेगा। तो ये ऐसे शो कर रखी हैं। तो जो इसमें जो हमने p ऑर्बिटल शो कर रखा है वो उसका एक लोब तो हमारी इस रिंग के ऊपर है और दूसरी लोब उसकी रिंग के नीचे है। तो इसको इस तरीके से शो कर रखा है क्योंकि 2D में ही ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ देखते हैं साइड में जैसे बना रखा है हमने कि आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका रिंग के ऊपर और आधा रहेगा हमारा रिंग के नीचे। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ पेरिडीन। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप स्ट्रक्चर शो करोगे तो जो इसमें आपको मेंशन कर देना है कि यहाँ पे ये लोन पेयर है अलग से और बाकी जो हमारा p ऑर्बिटल है वो हमारे रिंग के परपेंडिकुलर है। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं अपने पेरिडीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो पहला है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके साथ, एसिटिलीन के साथ। इसमें क्या करते हैं, हम एसिटिलीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। रेड हॉट ट्यूब में से जब इसको पास करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा पेरिडीन। तो सेकेंड रिएक्शन है हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, पेंटामिथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, इसको हीट करते हैं। यहाँ पे हमारा अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है और हमारा HCl निकल जाता है। तो पहले तो हमें मिलता है पाइपरीडीन, उसको जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे 573 केल्विन पे या फिर पैलेडियम चारकोल के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगी पेरिडीन। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पायरोल के साथ। ये हम ऑलरेडी पायरोल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। तो किसमें क्या करते हैं, पायरोल लेते हैं, हम उसको ट्रीट कराते हैं हम DCMs के साथ। इसमें से जो हमारी डाइक्लोरोमीथेन है तो इसमें क्या होगा कि हमारी कार्बीन का फॉर्मेशन होगा CH2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है। तो कार्बन का फॉर्मेशन होगा और वो कार्बन क्या होगी हमारी रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगी इस रिएक्शन पे, वो ऐड हो जाएगी हमारी एक पायरोल की डबल बॉन्ड पे और वहाँ पे फिर क्या होगा हमारा रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है। सोडियम इथोक्साइड इस यहाँ पे हमने ले रखा है एज ए बेस, हीट करेंगे तो हमें मिलेगी पेरिडीन एंड साथ में NaCl एंड हमारा इथेनॉल। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी पिकोलिन्स के साथ। पिकोलिन क्या होता है कि हमारा जो इसमें रहता है जो पिरिडीन होती है उसमें अगर हमारा CH3 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पिकोलिन। तो ये आपकी अल्फ़ा के साथ भी, बीटा के साथ भी और गामा के साथ भी सेम रिएक्शन होती है। यानी कि हमने एग्जांपल यहाँ ले रखा है बीटा पिकोलिन का, लेकिन सेम रिएक्शन देगा ये अल्फ़ा पिकोलिन के साथ एंड गामा पिकोलिन के साथ भी। तो पहले इसको ऑक्सीडाइज़ करते हैं किसके साथ, जो हमारा CH3 ग्रुप है उसको हम ऑक्सीडाइज़ करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ।
हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन पे हमें मिलेगी बीटा पिकोलिनिक एसिड, जिसको हम कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगी, पेरिडीन। फिर हमारी नेक्स्ट सिंथेसिस है टेट्राहाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल के साथ। तो हमने यहाँ पे लेंगे हाइड्रोफरफ्यूराइल अल्कोहल, उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ। एल्यूमिना की प्रेजेंस में 773 केल्विन पे हमें मिलेगी पेरिडीन, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन ही होती है बेसिकली। तो जो हमारा CH2 रिंग के बाहर है वो अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कौन कर देता है, हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।